Hello everyone, a very good morning. How are you all? I hope you all are keeping fit and fine, right? Good. तो बच्चों आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चलेंगे हिंदी व्याकरण की ओर और क्या पढ़ेंगे? बच्चों अपनी पिछली कक्षाओं में या इसी सेशन में पिछली अपने क्लासेस में हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन इन सब के बारे में पढ़ा है, राइट? है ना? तो बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये चारों ही विकारी शब्द कहलाते हैं क्योंकि इन पर लिंग और वचन के कारण जब लिंग और वचन परिवर्तित होता है तो इन पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, राइट? ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में समझा है। ठीक, जैसे कि अगर एक शब्द मैं लूं कुत्ता, राइट, तो ये है क्या आपका एक वचन, है ना? और अगर इसी को बहुवचन करेंगे तो अगर एक से ज्यादा है तो कुत्ते, राइट? तो देखिए वचन बदलने से संज्ञा के रूप में परिवर्तन आया, है ना? तो जब हमारे रूप में परिवर्तन आता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। ठीक, अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन पर लिंग और वचन के बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग मी? कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक इन सब के चेंज होने से, इन सब के परिवर्तित होने से उन शब्दों पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ऐसे ही शब्दों को हम कहते हैं अविकारी शब्द। विकारी, विकार यानी परिवर्तन आना, अविकारी यानी कि जिनमें कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम बात करेंगे अविकारी शब्दों पर। ठीक, तो हमारा आज का टॉपिक भी यही है। हमारा आज का पाठ है पाठ 10, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। ओके बच्चों, तो इन्हीं अविकारी शब्दों को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय शब्द, जिन्हें हम इंग्लिश में इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स भी कहते हैं। तो अपनी आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे अविकारी शब्दों के बारे में और जानेंगे उसके भेद क्या क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं अविकारी शब्द आखिर होता क्या है। ठीक, एक उदाहरण की मदद से समझेंगे। जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है, ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ता है। एक और ऐसे ही लेते हैं घोड़े। देखिए घोड़ा और घोड़े, घोड़े तेज दौड़ते हैं, ठीक है, घोड़े तेज दौड़ते हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए घोड़ा संज्ञा शब्द है ना? लेकिन घोड़ा में वचन बदला, एक वचन और बहुवचन, तो उसके रूप में परिवर्तन आया। लेकिन जो ये तेज शब्द है, तेज, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया, चाहे तो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। ठीक, तो ऐसे ही शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें हम कहते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। तो चलिए बच्चों अविकारी शब्द की परिभाषा जान लेते हैं कि वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक आदि के बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक, तो वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक आदि के बदलने पर, के परिवर्तित होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द। ठीक है, तो दिस मच इज क्लियर। फॉर एन एग्जाम्पल थोड़े से उदाहरण और देखते हैं। जैसे कि धीरे धीरे, धीरे धीरे। अब देखिए धीरे धीरे, राम धीरे धीरे चलता है। ठीक,
राम और उसके मित्र धीरे धीरे चलते हैं। तो देखिए, चलते हैं, चलता है, चलते हैं, परिवर्तन आया, राइट। लेकिन धीरे धीरे शब्द पर कोई परिवर्तन नहीं आया। इसी तरीके से के ऊपर, चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है। चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी हैं। चिड़िया, चिड़िया, परिवर्तन आया, लेकिन के ऊपर शब्द पर कोई परिवर्तन नहीं आया, राइट। तो ये हमारे क्या होते हैं? अविकारी शब्द, जिन पर वचन के बदलने पर, कारक के बदलने पर और हमारे लिंग के बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो चलिए बच्चों, जानते हैं अविकारी शब्दों के भेदों के बारे में। ठीक है, तो अविकारी शब्दों के यहाँ आप 4 भेद पढ़ रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक, पहला हमारा क्रिया विशेषण, जिसे कि हम इंग्लिश में एडवर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा भेद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, ठीक। तीसरा हमारा भेद है संबंध बोधक। संबंध बोधक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा अगला भेद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ओके, तो हमारे ये 4 भेद हुए, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। और इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब, समुच्चय बोधक यानी कि कंजंक्शंस, संबंध बोधक यानी पोस्टपोजिशन और विस्मयादि बोधक यानी कि इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके समझते चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिया विशेषण की ओर। ठीक है बच्चों, तो क्रिया विशेषण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि धीरे धीरे चलना। धीरे धीरे चलना। अब देखिए, चलना शब्द क्या है? क्रिया है, वर्ब है, और उसकी क्या विशेषता है? स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। ठीक है, इसी तरीके से तेज दौड़ना। तेज दौड़ना, तो दौड़ना हमारी क्रिया हो गई, उसकी क्या विशेषता है? तेज दौड़ना, तो वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण, एडवर्ब। इसी तरीके से जैसे के ऊपर, के ऊपर, के ऊपर बैठा है, कुछ भी, जैसे है ना, तोता पेड़ के ऊपर बैठा है, तो देखिए बैठना हो गया विशेष, वो क्रिया, सॉरी, बैठना हो गया वर्ब, क्रिया, और के ऊपर की, के ऊपर क्या हो गई? बैठने की विशेषता हो गई, के ऊपर। ओके, तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलिए एक बार परिभाषा जान लेते हैं इसकी, कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता, ठीक है, विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द, वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे कम खाना, धीरे धीरे चलना, तेज दौड़ना, के ऊपर बैठना, के नीचे बैठना, के सामने, के पीछे, ये सभी हमारे किसके अंदर आते हैं? क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्रिया विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं। ठीक, अभी हम समझते हैं उनके भेदों के बारे में। तो चलिए बच्चों, अब जानते हैं क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। सबसे पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक। ठीक है, दूसरा होता है हमारा स्थानवाचक, स्थानवाचक, ठीक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा हमारा होता है
रीतिवाचक, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा हमारा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक। ओके, तो ये 4 उपभेद होते हैं क्रिया विशेषण के। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। यहाँ हम इनको एक एक करके इसी क्रम में अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। काल, काल यानी कि समय, है ना। तो ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के होने के समय का पता चलता है, टाइम का पता चलता है, उन्हें हम किनके अंतर्गत लेते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण जानते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण की। जैसे कि काल यानी समय का बोध हो रहा है, तो जैसे सुबह, शाम, कल, परसों आदि। ठीक है, ओके। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें क्रिया के होने के समय का पता चलता है, उन्हें हम लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, एक बार इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वे शब्द जिनसे क्रिया के होने के समय का पता चलता है, समय का पता चलता है। ठीक, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने के समय का पता चलता है, ठीक है, टाइम का पता चलता है। जैसे कि राम सुबह जल्दी जागता है। ठीक है, इसी तरीके से वह कल आया था, तो क्रिया के होने के समय का पता चल रहा है, कल आया था, राइट। इसी तरीके से मैं परसों दिल्ली जाऊंगी। ओके, तो वे शब्द जिनसे हमें क्रिया के होने के समय का पता चलता है, उन्हें हम लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। इतना समझ में आया सभी को? अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों अगला हमारा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जगह, प्लेस। ठीक है, तो वो क्रिया विशेषण या वो शब्द जो हमें क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, जगह बताते हैं, उन्हें कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, एक बार परिभाषा जानते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। वे शब्द जो क्रिया के होने का, स्थान बताते हैं। स्थान यानी जगह, स्थान बताते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनसे हमें क्रिया के होने का स्थान, उसके होने की जगह पता चलती है। जैसे कि ऊपर, ऊपर एक स्थान है। इसी तरह अंदर, बाहर, ठीक है, नीचे। ओके, वह ऊपर बैठा है। ठीक, हमें क्रिया के होने का स्थान पता चल रहा है, बैठा है। कहाँ बैठा है? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यानी क्रिया के होने का स्थान हमें जिन शब्दों से पता चलता है, उन्हें हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, इसी तरीके से यात्री पेड़ के नीचे बैठा है, नीचे। ठीक, स्थान पता चल रहा है, बैठा कहाँ है? नीचे बैठा है। ठीक, तो उन्हें हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ये तो आप सभी को समझ में आए। कालवाचक यानी कि वे शब्द जिनसे हमें क्रिया के होने का समय पता चलता है। स्थानवाचक वे शब्द जिनसे हमें क्रिया के होने का स्थान पता चलता है, जगह पता चलती है। ठीक है, तो इतना सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं रीतिवाचक क्रिया।
तो आइए बच्चों, अब हम समझते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति यानी किसी काम को करने का तरीका या ढंग। चलिए परिभाषा जानते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वे शब्द जिनसे क्रिया के होने का तरीका पता चलता है, क्रिया के होने का तरीका या कह सकते हैं ढंग, है ना, या विधि। ओके, पता चलता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो वे शब्द जिनसे हमें क्रिया के होने का तरीका, उसका ढंग, उसकी विधि पता चलती है, वो क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा लिखा हुआ, जैसे कार्य ध्यान पूर्वक करिए। ओके, इसी तरीके से वह धीरे धीरे चलता है, तो चलने की विधि पता चल रही है। चलने का तरीका क्या है? धीरे धीरे। कार्य कैसे करना है? ध्यान पूर्वक। तो क्रिया के करने का, क्रिया के होने की का तरीका या ढंग बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फटाफट। हम अक्सर बोलते हैं शब्द को, मैं अपना काम फटाफट कर लूंगा, है ना। तो कार्य करने का तरीका, उसका ढंग पता चल रहा है, कैसे? फटाफट। इसी तरीके से धीरे धीरे। ठीक, तो रीना धीरे धीरे लिखती है, तो लिखने का क्या तरीका है? धीरे धीरे। ठीक, इसी तरीके से रमेश हमेशा समय पर आता है। ठीक है, हमेशा क्या बता रहा है? कार्य करने का तरीका। आने का क्या तरीका है? हमेशा समय पर आना। ठीक है, तो ये सारे ही शब्द। इसके अलावा एक और देख लेते हैं, जैसे कि तेज, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ना क्रिया का होने का तरीका बता रहा है, कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो वे शब्द जिनसे हमें क्रिया के होने का ढंग, उसका तरीका, उसकी विधि का पता चलता है, उसे हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति यानी तरीका। ओके, इतना सभी को समझ में आया। अब बढ़ते हैं हमारे क्रिया विशेषण के आखिरी उपभेद की ओर, जो कि है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो किसे कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? आइए जानते हैं। तो बच्चों, परिमाण यानी कि किसी चीज की मात्रा, मापतोल, यही पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। तो परिमाण यानी परिमाणवाचक, यानी कि वे शब्द जो क्रिया की मात्रा, उसकी मापतोल के बारे में बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एक बार परिभाषा जान लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे वे शब्द जो क्रिया की मात्रा के बारे में बताते हैं, मात्रा या मापतोल के बारे में बताते हैं, मापतोल के बारे में बताते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ओके, अब क्रिया का परिमाण कैसे होगा? क्रिया का परिमाण कैसे होगा बच्चों? देखिए, जैसे कि बहुत खाना, रमेश बहुत खाता है। तो खाने की क्या विशेषता है? बहुत खाता है। बहुत मतलब किसी चीज की क्वांटिटी की बात हो रही है ना। तो बहुत खाना किसमें आ गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। इसी तरीके से कम, ठीक, कम बोलती है, रीना कम बोलती है। तो बोलने की जो मात्रा है वो क्या है? कम है ना। तो किसकी विशेषता बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? परिमाण बता रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? कम, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, इसी तरीके से पर्याप्त,
पर्याप्त का मतलब होता है काफी, ठीक, ऐसे ही अधिक आदि, ठीक। तो ऐसे शब्द या वे शब्द जो क्रिया की मात्रा, उसकी मापतोल के विषय में बताते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि रमेश बहुत खाता है, इसी तरीके से रीना कम बोलती है, ठीक। वह पर्याप्त सोता है, पर्याप्त सोता है काफी सो लेता है, ठीक ठाक सो लेता है ना। इसी तरीके से अधिक, अधिक से भी एक वाक्य बना लीजिए, वो बहुत अधिक बोलता है ना, राम बहुत अधिक बोलता है, ठीक। तो इनसे हमें क्या पता चल रहा है, इन सारे एग्जाम्पल से उसका परिमाण, उसकी क्वांटिटी पता चल रही है, मापतोल पता चल रही है। तो किस में आएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो ये